प्यारे बच्चों नमस्कार। जो आज का हमारा टॉपिक चलेगा उसमें हम लोग डाइहेड्रल ग्रुप नाम के टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। लेकिन मान लीजिए ये वाला डाइहेड्रल ग्रुप है तो हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक पर पहुंचने से पहले हमें एक दूसरे टॉपिक से गुजरना होगा जिसका नाम है सिमेट्री। इसका मतलब हमें सिमेट्री के बारे में काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जब हम लोग सिमेट्री को काफी अच्छे से समझ लेंगे, उसको देख लेंगे, तो फिर हम लोग उसकी मदद से अपने डाइहेड्रल ग्रुप को पढ़ेंगे, मतलब उसको समझेंगे, फिर अपना वो वाला टॉपिक करेंगे। लेकिन ये वाला सिमेट्रिक टॉपिक हमें समझना काफी अच्छा, मतलब काफी जरूरी है डाइहेड्रल ग्रुप को पढ़ने से पहले। और ये प्योर थियोरेटिकल चैप्टर है। इसका डाइहेड्रल ग्रुप से एग्जामिनेशन मेथड से इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, खासकर तो जो इग्नू के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मेरे अभी इग्नू के फॉलोवर्स हैं। और डीयू में भी मेरे को नहीं लगता कि ऐसा डाइहेड्रल ग्रुप से कोई क्वेश्चन बन सकता है। एक थ्योरम है, वो थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, वो बन आ सकती है, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन जो आज की वीडियो है उसमें हम लोग सिर्फ सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। उस सिमेट्री के बारे में हम लोग ये देखेंगे सिमेट्री क्या होती है, हम उसकी मदद से डाइहेड्रल ग्रुप को कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ये सारी बातें हम लोग आज करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा सिमेट्री टॉपिक है और सिर्फ समझना है यहाँ पर आपको। सिमेट्री टॉपिक आपके लिए कोई नया नहीं है। जैसे आपने 6th क्लास का स्टूडेंट, जो है मेरे पास एक 6th क्लास का छोटा सा बच्चा ट्यूशन पढ़ने आता है, तो उसे मैं जब उसके मैंने उसकी बुक देखी तो उसके लास्ट चैप्टर में एक सिमेट्रिक नाम का टॉपिक था, सिमेट्री। और वहां पर कुछ इस तरीके का वो था कि आपके पास मान लीजिए कोई भी एक शेप दे दी उसने, कोई भी जनरल एक डायग्राम दे दे, कोई भी एक शेप दे दी, तो क्या वो शेप अपने किसी भी पार्ट से सिमेट्री हो सकती है क्या? कोई भी शेप आपको दे दी, जैसे मान लीजिए उस बच्चे को तो मैं ए फॉर एप्पल सिखाता हूं, अभी 6th क्लास में है, तो उस ए फॉर एप्पल वाले बच्चे को, जैसे मान लीजिए ए फॉर एप्पल है, ए इंग्लिश अल्फाबेट का जो हमारा लेटर है वो ए। आप देख सकते हैं कि जो ये वाला ए लिखा हुआ है मैंने, ये इस वाली लाइन के सिमेट्री है। इसका मतलब इस लाइन से जो डायग्राम, जो शेप मेरा इधर बना हुआ है, वही लाइन से सेम डायग्राम मेरा इधर बना हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये वाला पोर्शन है वो इस लाइन ए के सिमेट्री है। लेकिन इस लाइन ए के अलावा ऐसी और कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, और कोई लाइन एग्जिस्ट करती ही नहीं है कि जो इस ए को सिमेट्री बना सके। आप समझ रहे हैं? इस लाइन ए के अलावा, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे काट दिया, तो इस लाइन ए के अलावा ऐसी और कोई लाइन एग्जिस्ट करती नहीं है जो ए को सिमेट्री बना सके। जैसे मान लीजिए ये आपके पास ए लिखा हुआ है, अब मैं ए को मान लीजिए ऐसे काट दूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास ये वाला डायग्राम है वो डायग्राम इधर नहीं है, तो नहीं सिमेट्री बनेगा। मान लीजिए ए लिखा हुआ है, ए को मैं कुछ इस तरीके से काट दूं, तो आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम इधर है वो डायग्राम इधर नहीं है, तो आपका सिमेट्री नहीं बनेगा। मान लीजिए मैं ए को कुछ इस तरीके से कंपेयर करूं यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम इधर बना हुआ है वो डायग्राम इधर नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्री नहीं होगा। ये सिमेट्री होती है कि आपके पास मान लीजिए कोई, पहले सिमेट्री का मतलब समझिए, ये तो इसको छोड़ दीजिए, मैंने तो जनरल बता दिया, बस इसको मैं बताता भी नहीं। आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है सिमेट्रिक रिलेशन नाम का, सिर्फ बोलना है मुझे। मैं सोच के तो बहुत आया था कि ये बोलूंगा, लेकिन टाइम पे याद नहीं आता। मान लीजिए आपके पास कोई भी दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी ए और एक क्वांटिटी बी, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिमेट्रिक होंगी अगर ए का जो रिलेशन बी के साथ है वही बी का सेम रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको कोई दो क्वांटिटी दे दी, एक क्वांटिटी ए और एक अनदर क्वांटिटी बी, तो अगर मैंने मान लिया यहां पर ए के पास 10 रुपए है और बी के पास भी मेरे पास कुछ x रुपए है, मैंने उसको कोई x नाम दे दिया, ए के पास 10 रुपए है, बी के पास भी कोई x रुपए है, तो ए और बी आपस में सिमेट्रिक तभी होंगे क्योंकि यहां पर रिलेशन पैसे वाला चल रहा है, रुपए का चल रहा है। यहां पर रिलेशन है 10 रुपए वाला, कि जो हमारा रिलेशन है वो 10 रुपए का होना चाहिए। तो यहां पर ए सिमेट्रिक होगा बी के तभी जब बी के पास भी 10 रुपए होगा, क्योंकि ए के पास भी 10 रुपए है, बी के पास भी 10 रुपए है, मतलब दोनों सिमेट्रिक रिलेशन है। किस तरीके से कि ए के पास 10 है, दिस इंप्लाइज दैट बी के पास भी 10 है, इसका मतलब है बी के पास भी 10 है। अपोजिट भी चलेगा, कन्वर्स भी चलेगा कि बी के पास 10 रुपए है, दिस इंप्लाइज दैट ए के पास भी 10 रुपए है। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो गया कि जिस तरीके से रिलेशन ए का बी के साथ हो रहा था वही सेम टू सेम रिलेशन ए का बी के साथ होगा। जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, मान लीजिए कोई दो मेरे पास या 3 स्टूडेंट है, सी डी और एफ या ई, सी डी ई, मान लीजिए ये मेरे पास 3 स्टूडेंट है। अब सी के पास जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है। डी के पास भी सब्जेक्ट है, कुछ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, लेकिन ई के पास सब्जेक्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और तीसरा एक सब्जेक्ट है कोई वाई नाम का जो मुझे नहीं पता।
मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मेरे पास 3 स्टूडेंट है, सी, डी और ई। सी के पास पीसीएम है, डी के पास भी पीसीएम है, लेकिन ई के पास पीसी तो है लेकिन वाई नहीं है। वाई में डाउट है मेरे को, उसके पास बायो हो सकती है या फिर मैथ हो सकता है या फिर कुछ अदर हो सकता है। तो यहां पर सोचने वाली बात यह आती है कि सी और डी जो है वो दोनों, क्योंकि रिलेशन यहां पर सब्जेक्ट का चल रहा है, तो यहां पर सी और डी के पास सेम सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब सी और डी आपस में एक दूसरे के सिमेट्रिक है। लेकिन अगर मैं तीनों की बात करूं, मान लीजिए मैं डी और ई की बात करूं, तो डी और ई की बात करने का मतलब डी ई के सिमेट्रिक तभी हो सकता है जब उसके पास पी तो कंपेयर हो गया, सी तो कंपेयर हो गया, जब उसके पास वाई की जगह भी मैथ हो, मतलब उसके पास बायो और मैथ में अगर वो सामने वाला स्टूडेंट मैथ चुनेगा तभी वो आपस में एक दूसरे के सिमेट्रिक होंगे, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये सिमेट्रिक का रिलेशन होता है कि आपके सामने कोई दो क्वांटिटी दे दे तो ए का जिस तरीके से रिलेशन बी का साथ है वही रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं, मान लीजिए सी और डी काफी अच्छे भाई मतलब काफी अच्छे दोस्त है, ये दोस्त मान लीजिए। तो सी जो है उसने क्या करा, पीसीएम ले लिया, तो डी भी उसका देखी देखी पीसीएम लेगा। ये समझ आया? तो ये रिलेशन कुछ इस तरीके से हो गया कि दोस्त है, दोस्त ने पीसीएम लिया तो अनदर रिलेशन भी पीसीएम लेगा। तो वही रिलेशन यहां पर भी चल रहा है कि डी और सी अभी भी दोस्त है, डी ने पीसीएम लिया है, इसका मतलब सी भी पीसीएम लेगा। तो ये रिलेशन इस तरीके से भी हो रहा है, वो रिलेशन अपोजिट भी ट्रू हो रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। यही तो होता है सिमेट्रिक रिलेशन, कि जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। जिस तरीके से बिहेवियर ए बी के साथ कर रहा है वैसा ही बिहेवियर बी ए के साथ करेगा, तो इस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और चीज समझाता हूं, जैसे मान लीजिए एक सेकेंड प्लीज, जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में ये दो, मान लीजिए मेरे पास ये चौक का डिब्बा है, आप देख सकते हैं ये चौक का डिब्बा है, तो ये चौक का डिब्बा इस चौक के डिब्बे के सिमेट्री होगा क्योंकि दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। यहां पर मान लीजिए अगर रिलेशन में शेप की बात कर रहा हूं तो यहां पर दोनों का शेप सेम है, आप देख सकते हो। मान लीजिए मैं यहां पर साइज की बात कर रहा हूं तो दोनों का साइज सेम है। मान लीजिए मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं तो दोनों की क्वांटिटी भी, मैं देख रहा हूं इस समय कि दोनों की क्वांटिटी भी सेम है, इसके अंदर भी 10 चौक है, इसके अंदर भी 10 चौक है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे की सिमेट्री है। मैं जिस रिलेशन से बात कर रहा हूं वो सारे के सारे रिलेशन ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, चाहे वो शेप का रिलेशन हो, चाहे वो साइज का रिलेशन हो, चाहे वो क्वांटिटी का रिलेशन हो, अनदर कैसा भी रिलेशन हो, वो दोनों के दोनों सेम रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हाँ इसका शेप जो है रेक्टेंगुलर टाइप का है तो इसका भी रेक्टेंगुलर है, और अगर इसका रेक्टेंगुलर है तो इसका भी रेक्टेंगुलर है। ये मान लीजिए मेरे पास ये कुछ 1 इंच बाय 1 इंच बाय 2 इंच का है, तो ये वाला भी 1 इंच बाय 2 इंच का है, कुछ भी जनरल ऐसे। इसके अंदर 10 क्वांटिटी चौक है तो इसके अंदर भी 10 क्वांटिटी चौक है, तो ये दोनों एक दूसरे की सिमेट्री है। मैं जिस रिलेशन से बात कर रहा हूं वो आपस में एक दूसरे की सिमेट्री होगा। लेकिन मान लीजिए मैंने एक क्वांटिटी यहां से हटा दी, मैं सिमेट्रिक रिलेशन तब पता लगा पा रहा था जब मेरे पास दो अलग अलग क्वांटिटी थी और उनके बीच में जैसा रिलेशन बन रहा था मैं उसे चेक कर ले रहा था। लेकिन मान लीजिए मेरे पास एक ही क्वांटिटी हो गई, तो इस एक क्वांटिटी को मैं सिमेट्रिक कब कहूंगा? मैं कब कहूंगा सिमेट्री है? जब मैं इसके जैसा एक इमेजिनेशन कर लूं कि यहां पर भी बगल में कुछ ना कुछ रखा हुआ है। इमेजिनेशन कर लिया, मेरे हाथ में एक चौक का डिब्बा है, मेरे पास एक ही क्वांटिटी है, तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने अपनी एक क्वांटिटी हटा दी, मेरे पास अब सिर्फ एक ही क्वांटिटी बची है, एक ही चौक का डिब्बा बचा हुआ है। तो ये चौक का डिब्बा सिमेट्रिक कब होगा? मतलब सेम टू सेम रिलेशन देगा। कब देगा? किस तरीके से देगा? मान लीजिए मेरे पास जो क्वांटिटी यहां पे रखी हुई है वही सेम टू सेम क्वांटिटी मैंने इमेजिनेशन कर ली यहां पे है। जिस तरीके का रिलेशन ये दे रहा है वही सेम टू सेम तरीके का रिलेशन ये दे रहा है। लेकिन गड़बड़ ये होती है कि यहां पर तो क्वांटिटी एक है। अब मैं इमेजिनेशन तो कर नहीं रहा, मैं आयोटा की दुनिया में तो खो नहीं रहा, मैं इमेजिनेशन से बाहर रियल नंबर के ऊपर बात करूंगा क्योंकि सेट जो है मैं रियल नंबर ले रहा हूं, मतलब जनरल रियल लाइफ के ऊपर टॉपिक चल रहा है। तो यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक क्वांटिटी है, तो अब एक क्वांटिटी को किसी दूसरे से तो कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि वो क्वांटिटी एग्जिस्ट तो करती नहीं। कंपेयर कब कर सकते हो? जब वो क्वांटिटी एग्जिस्ट करे, उसका कुछ ना कुछ शेप साइज क्वांटिटी हो, तभी तो मैं उसको कंपेयर कर पाऊंगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ऐसा डिब्बा है, एक ऐसा बॉक्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इस एक बॉक्स को मैं सिमेट्रिक कब कहूंगा? मैं इसके अलग अलग टाइप से चेक करूंगा। मैं ये चेक करूंगा कि ये कब कब सिमेट्रिक हो सकता है। मैं इस एक को इसी एक के साथ चेक करूंगा क्योंकि मेरे पास दो अलग अलग क्वांटिटी नहीं है, उसने नहीं दिया, एक क्वांटिटी हटा दी, वो कह रहा है आपके पास सिर्फ एक ही शेप है,
मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपके पास सिर्फ एक ही शेप है, ये शेप किस तरीके से सिमेट्री हो सकता है, ऐसे कौन कौन सी लाइंस है, कौन कौन से मतलब इसको पार्ट कट कर रहे हैं जहां पर ये सिमेट्री हो सकता है कि जिस तरीके से रिलेशन मेरे को मतलब एक क्वांटिटी दे वही रिलेशन मेरे को दो क्वांटिटी दे। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स मैंने उठा के यहां पर इसका डायग्राम बना दिया, ये बन गया, आप समझ रहे हो। अब आप यहां पर एक काफी अच्छे से देख सकते हो कि जो ये मेरे पास बॉक्स का चौक का डिब्बा है, बॉक्स जो है, ये कब सिमेट्री हो सकता है, मतलब जिस तरीके से क्वांटिटी मेरे को ऊपर मिल रही हो वही क्वांटिटी मेरे को नीचे मिल रही हो। जब मैं इसको ऐसे काट दूं ये सिमेट्री हो जाएगा। जितना शेप मेरे पास इधर है उतना ही शेप मेरे पास इधर है। जिस तरीके से रेक्टेंगल ऊपर बन रहा है उसी तरीके से रेक्टेंगल नीचे बन रहा है। मान लीजिए इसमें मेरे पास 10 चौक है, तो मैंने क्या करा, उसको बीच में से बिल्कुल ऐसे काट दिया, समझ रहे हैं। तो अभी भी भले ही चौक आधी आधी हो गई हो, इसका मतलब 10 आधी चौक ऊपर मिलेंगी और 10 आधी चौक मेरे को नीचे मिलेंगी। ये समझ आया। तो जो रिलेशन मेरा अभी ऊपर के साथ है वही रिलेशन मेरा यहाँ नीचे है। आप देख सकते हो इसी बॉक्स को अगर मैं कुछ इस तरीके से कट कर दूं तो भी मेरे पास वही आएगा। जिस तरीके का शेप इधर है उसी तरीके का शेप मेरा इधर है। जिस तरीके से मेरा यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है उसी तरीके से रेक्टेंगल मेरा यहाँ बन रहा है। अगर इधर 5 चौक बट गई होंगी 10 में से तो 5 चौक इधर चली गई होंगी। मतलब जिस तरीके से आप देख सकते हो कि एक क्वांटिटी को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट समझ रहे हो ना, बांट दिया। अब उसको बांटने के बाद मैं देख सकता हूं कि क्या सिमेट्री बन रही है या नहीं बन रही है। तो वही चीज मैं यहां पर आपको बता रहा था। जैसे ए मान लीजिए आपके पास क्या है, एक अल्फाबेट है, ए फॉर एप्पल वाला। तो अब ये जो ए अल्फाबेट है अगर मैं इसको इस लाइन के अलोंग कट करूंगा तो मेरी जो सिमेट्री इधर बन रही है वही सिमेट्री मेरी सेम टू सेम इधर बन रही है। ये हमने पढ़ा था 6th क्लास में। और एक हमने और भी पढ़ा था, जैसे मान लीजिए बी फॉर बॉल हो, तो अब बी फॉर बॉल जो होता है ये वाला, आप देख सकते हो अगर मैं इसको इस लाइन से कट करूंगा तो सिमेट्री नहीं बनाएगा, क्योंकि यहां पर इसको कर्व का शेप चाहिए, यहां पर स्ट्रेट लाइन दे दिया तो सिमेट्री नहीं बन पाएगा। उसको सिमेट्री बनाने के लिए आप कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह कट करोगे तो जो शेप आपका ऊपर बन रहा है वही शेप आपका नीचे बन रहा है। तो ये भी सिमेट्री होगा इस लाइन के अलोंग। ये समझ आया। तो इस सिमेट्री टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे कि मान ली, अच्छा क्लियर तो आ रहा है ना, सॉरी एक सेकंड प्लीज, हाँ क्लियर है। तो इस सिमेट्री टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो हमारे पास कोई भी शेप दे दे, शेप का मतलब कोई भी पॉलीगन दे दे, पॉलीगन समझते हो ना, जिसके पास 3 या 3 से ज्यादा साइड हो, 3 या 3 से ज्यादा एंगल हो। तो हमारे पास मान लीजिए कोई भी पॉलीगन दे दे और वो पॉलीगन भी एक खास तरीके का होगा, वो रेगुलर पॉलीगन होगा। हम लोग सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये होता है कि उसके सारे के सारे साइड बराबर, उसके पास मान लीजिए n साइड है, n नंबर ऑफ साइड है, तो वो n नंबर ऑफ साइड जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो n नंबर ऑफ साइड है तो n एंगल भी होंगे, तो वो n एंगल भी बराबर होने चाहिए। मतलब ये रेगुलर पॉलीगन का मीनिंग यही होता है कि उसकी n साइड जो है वो बराबर होंगे, n एंगल जो है जो वो भी बराबर होंगे। मान लीजिए एक 60 का है तो बाकी सारे भी 60 के होंगे, एक 50 का है तो बाकी सारे भी 50 के होंगे। ऐसे करके कोई भी एनी नंबर, एक p नंबर का है तो बाकी सारे भी p नंबर के होंगे, तो वो रेगुलर पॉलीगन होता है। तो ऐसे शेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि क्या जो वो हमारा शेप दिया हुआ है वो सिमेट्री है, और वो सिमेट्री है तो किस किस लाइन के अलोंग सिमेट्री है। हम लोग ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये आपका बेसिक पार्ट है जो हम लोगों ने अपनी 12th क्लास में सिमेट्रिक रिलेशन और कक्षा 6th क्लास में ये हमने पढ़ा हुआ है। ये आपको समझ आया। हम लोग अब बढ़ेंगे थोड़े से अपडेटेड वर्जन के साथ, क्योंकि हम लोग ग्रुप पढ़ रहे हैं तो ग्रुप में हम लोगों को डाइहाइड्रल ग्रुप पढ़ना है। तो डाइहाइड्रल ग्रुप हम लोग इसी सिमेट्रिक का निकालेंगे। मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे दे रहा हूं, वैसे भी बताना नहीं चाहिए लेकिन बता दे रहा हूं। क्या कि हम लोग ये देखेंगे डाइहाइड्रल ग्रुप में कि हमारे पास कोई एक शेप, उसके पास किसी एक शेप के पास जितनी सिमेट्री है किसी एक शेप के पास जितनी सिमेट्री है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, किसी एक शेप के पास जितनी सिमेट्री है वो सारी की सारी सिमेट्री को कलेक्ट करके अगर हम सेट बनाएंगे और उस सेट ने ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो उसी को डाइहाइड्रल ग्रुप कहा जाएगा। किसी एक शेप के पास जितनी सिमेट्री है, अभी हम लोग देखेंगे सारा सिमेट्री टाइप ये होता है वो होता है, वो अलग बात है। उस शेप के पास जितनी सिमेट्री है वो सारी की सारी सिमेट्री ने अगर हमने कलेक्ट कर लिया, उसको कलेक्ट करके सेट बना दिया, तो उस कंडीशन ने अगर ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो वो डाइहाइड्रल ग्रुप होता है। तो इसलिए डाइहाइड्रल ग्रुप को पढ़ने से पहले हमें सिमेट्री वाला टॉपिक काफी अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग जो है आज का रेगुलर पॉलीगन पढ़ेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन दे दे तो वो रेगुलर पॉलीगन जो है किस तरीके से सिमेट्रिक हो सकता है। ये आपको समझ आया।
ठीक है, एक सेकंड प्लीज। देखिए, खड़ा हो जा। हाँ, चलिए ठीक है। देखिए, सिमेट्री चलेगा हमारे रेगुलर पॉलीगन का। आप काफी अच्छे से जानते हैं रेगुलर पॉलीगन जो होता है, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि रेगुलर वर्ड लगा हुआ है तो रेगुलर वर्ड का मतलब रेगुलर पॉलीगन, मैं यहां पर साथ साथ लेके चल रहा हूं। इसका मतलब होता है आपके पास ऑल साइड्स आर इक्वल, मैं सीधा लिख दे रहा हूं, और जितने एंगल होते हैं वो भी इक्वल होंगे। उसके अलावा पॉलीगन लगा हुआ है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए काम करेगा। ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, क्योंकि आप किसी भी दो लाइन का क्लोज डायग्राम नहीं बना सकते, पॉलीगन नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम लोग रेगुलर पॉलीगन के ऊपर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब 3 वाली कंडीशन पे अगर n इज इक्वल टू 3 होगा तो हमारे पास केस आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं है हम लोग ये मैथमेटिकल शेप के ऊपर बात करें। मैथमेटिकल शेप का मतलब क्या कि ट्रायंगल, स्क्वायर, क्योंकि 4 में स्क्वायर होता है, 5 में पेंटागन, सेप्टागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनोगन, ये जरूरी नहीं है हम लोग इनकी बात करें। हम लोग किसी भी शेप की बात कर सकते हैं जनरल। अभी जैसे मैंने A फॉर एप्पल का देखा, B फॉर बॉल का देखा। आप मान लीजिए ताजमहल जानते हैं, ताजमहल आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो कभी देखा नहीं। उसका शेप कुछ इस तरीके से बनता है, वो ये कुछ ऐसा, ये आप समझ रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके की सिमेट्री होता है, क्योंकि जिस तरीके का शेप है उसका इस तरफ है, उसी तरीके का शेप उसका इस तरफ होता है। तो ये ताजमहल जो है ये इस वर्टिकल लाइन के अलोंग सिमेट्री बनाता है। तो हम लोग इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं कि ये ताजमहल किस किस लाइन के अलोंग सिमेट्री बनाता है, हम लोग चेक कर सकते हैं। हमारे पास जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो जो कंडीशन होंगी उसके अलोंग हम लोग पता लगा लेंगे। ये आपको समझ है? तो ऐसे हम लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैथमेटिकल शेप होना चाहिए। ये तो बस यहाँ पे ग्रुप की कंडीशन चल रही है। वही कहते हैं ना कि आपको थोड़ा एग्जामिनेशन पर्पस से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा जनरल लाइफ के मोटिव से पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग मैथमेटिकल शेप की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैथ की दुनिया में पढ़ रहे हैं तो मैथ की माननी पड़ेगी। तो देखो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान, अच्छा क्लियर तो आ रहा है ना यार, ब्लर हो रहा है, सॉरी। इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ अब ठीक है। तो ये हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है n इज इक्वल टू 3 के लिए। तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप कुछ इस तरीके से होता है, जहां पर उसकी तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि हम लोगों को सिमेट्री टॉपिक पढ़ना है। तो सिमेट्री टॉपिक जो होता है वो 3 तरीके का चलता है, मतलब कोई भी चीज सिमेट्री सिर्फ 3 तरीके से हो सकती है। सबसे पहली, ये टाइप्स कह सकते हो आप, इसको काइंड कह सकते हो, काइंड ऑफ सिमेट्री। कोई भी चीज की सिमेट्री सिर्फ 3 तरीके से हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन, इसको बाद में बताएंगे। सबसे पहली कंडीशन आती है ऑक्सीलेटरी सिमेट्री, ऑक्सीलेशन वाली। उसके बाद सेकंड नंबर पे कंडीशन आती है रिफ्लेक्टिव वाली, रिफ्लेक्टिव। फिर थर्ड नंबर पे कंडीशन आती है ट्रांजिटिव। ऑक्सीलेशन का मतलब होता है, ऑक्सीलेशन ही होता है ना उसका, वो हाँ शायद ऑक्सीलेशन ही नाम होता है, मैं नाम भूल गया। ऑक्सीलेशन, हाँ 90 डिग्री, हाँ ऑक्सीलेशन ही होता है उसका नाम, या ऑक्सीलेटरी होता है, कुछ ऐसी होता है शायद। ऑक्सीलेटरी मतलब लेशन और लेटरी तो बराबर है। हाँ ऑक्सीलेशन ही होता है वैसे तो जनरल, ठीक है, ऑक्सीलेशन मान ले रहे हैं। तो ऑक्सीलेशन का मतलब ये, यहाँ पे फिजिक्स वाला नहीं लगेगा, जनरल नॉर्मल वाला। उसका मतलब ये होता है ऑक्सीलेशन का मतलब कि आपके पास मान लीजिए कोई शेप है, तो उस शेप को आपको रोटेट करना है। जैसे ये मेरे पास ये जो चौक का डिब्बा है, इस चौक के डिब्बे को रोटेट करना है। तो रोटेट करने के बाद, रोटेट कैसे करोगे? ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर यही तो रोटेट होता है। या तो आप ऐसे रोटेट करोगे, फिर ऐसे रोटेट करोगे, फिर ऐसे रोटेट करोगे, तो यही तो रोटेट होता है। तो आपको उसको रोटेट करना है। फिर रोटेट करने के बाद अगर वो सिमेट्री दे तो मेरे पास वो मतलब रोटेट करने के बाद वही सेम टू सेम साइज दे दे। जैसे देखो यहाँ पर ये मेरे पास एक इस तरीके का, ये क्या बोलते हैं, शेप है, जिसमें इसकी ये जो लंबाई, ये क्या बोलते हैं, इसे हाइट जो है वो मान लीजिए मैंने 6 सेंटीमीटर की हाइट मान ली, और यहाँ पर जो इसकी ये जो है इसको मैंने मान लिया 2 सेंटीमीटर,
जनरली मान लिया, तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसे रोटेट करने के बाद ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि हो गया गलत। तो सिमेट्री नहीं बन पाएगा, ऑक्सीलेशन वाले में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑक्सीलेशन वाली कंडीशन ये कहती है कि आप उसको चाहे कितने भी एंगल से रोटेट करो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोटेट करने के बाद उसका साइज जो है, सॉरी उसका जो शेप है वो वैसा ही रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों के घर में टाइल जरूर लगी होंगी, वरना आप लोगों ने अपने आसपास के एरिया में टाइल देखी होंगी कहीं ना कहीं। तो टाइल आप मान लीजिए आपके पास टाइल है और यहाँ पर इसमें कोई शेप नहीं बनी, कोई भी शेप नहीं बनी, ये जो शेप है बस एक ऐसी मतलब फुली व्हाइट है, टाइल लगी है, सिर्फ फुली व्हाइट है, फिर फुली ब्लैक है, जिस तरीके से बाथरूम वगैरह में लगी होती है फुली ब्लैक। तो ये जो आपके पास टाइल है, आप इसको चाहे ऐसे लगा दीजिए, क्योंकि इसमें कोई शेप नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेप होता है जैसे मान लीजिए कोई फूल वगैरह बना होता या फिर कोई चित्र बना होता किसी भी तरीके का, ऐसे कुछ करके, तो अगर इसको ऑक्सीलेट कर देता, इसको ऐसे घुमा देता, तो फिर मेरे पास फर्क हो जाता है, क्योंकि ऐसे मान लीजिए यहाँ पर आदमी की शक्ल बनी है, अब वो आदमी की शक्ल अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो वो तो टेढ़ा बन जाएगा, तो वो तो ऐसे तो लगा नहीं सकते। इसलिए मैंने क्या करा है, जनरली समझाने के लिए एक ऐसी टाइल मानी है जिसमें कोई भी शेप नहीं है, वो जनरली ब्लैक कलर की है। तो उस टाइल को आप चाहे ऐसे लगा दो, उस टाइल को चाहे आप ऐसे लगा दो, चाहे ऐसे लगा दो, चाहे ऐसे लगा दो, या चाहे ऐसे लगा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने का, क्योंकि ना ही उसमें कोई शेप है, और टाइल जो होती है वो स्क्वायर होती है, उससे कोई वो नहीं होता कि आपको उसको चाहे ऐसे लगाओ, चाहे ऐसे लगाओ, चाहे ऐसे लगाओ, चाहे ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टाइल वैसी है। तो वो ऑक्सीलेशन वाली कंडीशन में आ जाता है कि आप उसके एंगल को रोटेट कर दो, उसको किसी एंगल से रोटेट कर दूं, और उसको किसी एंगल से रोटेट करने के बाद अगर वो वही शेप दे दे, तो वही शेप देने पे मेरे को उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके जो मतलब वो जो मेरे पास शेप था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पहले अभी भी है, पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो ऑक्सीडेशन वाले में आता है। समझ आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी मेरे को यहां से यहां लिखना पड़ा, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो थोड़ा यहाँ पे ब्लरनेस आ गई थी बिल्कुल, इसलिए कट करके दोबारा बनाना पड़ रहा है। देखिए ध्यान से, यहां पर हमको क्या करना था, सेकंड वाले पे कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव वाली। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी जनरली शेप हो, तो उस जनरल शेप को आप उसके हॉरिजॉन्टल कट करके चेक करो। कट करने का मतलब हॉरिजॉन्टल रोटेट करके चेक करो, समझ रहे हो? हॉरिजॉन्टल रोटेट करने का मतलब जैसे मान लो मैं अभी यहां खड़ा हूं, ये ऐसे खड़ा हूं, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है मेरे यहाँ पेट पे से, एक हॉरिजॉन्टल ये लाइन जा रही है, ये मान लो यही लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो इससे रोटेट करना है। रोटेट करने का मतलब मान लो मैं ऐसे घूमूंगा, ऐसे करके तो पूरा पलट जाऊंगा, मतलब मेरा सर बिल्कुल नीचे चला जाएगा, पैर बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल रोटेट करना। तो वैसे ही मान लीजिए आपके पास जनरली कोई भी एक शेप है, अब इस शेप को आपको हॉरिजॉन्टली, क्योंकि सिमेट्री चल रहा है ना और रोटेशन वाला काम चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल रोटेट करने का मतलब ये आपके पास शेप है, मान लीजिए पॉइंट दे दिया मैंने ए बी सी और डी, तो इसको हॉरिजॉन्टल रोटेट करने का मतलब आप ऐसे रोटेट कर दोगे, जो काम पहले अभी ऐसे था वो रोटेट होके ऐसे आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब यही तो होगा। ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरा हाथ पहले ऐसे था, अब रोटेट होके कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल रोटेशन होगा। और रोटेशन होने के बाद मेरे को वही सेम टू सेम शेप दे जो मेरा ओरिजिनल शेप था, तो उसको कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। समझ आया? उसके बाद यहां पर देखिए अनदर आती है, क्योंकि आपके पास रिफ्लेक्सिव में भी ना बहुत सारी कंडीशन आ सकती है कि वो चीज कहां कहां से रोटेट होगा। जैसे अगला देखिए, ये मेरे पास एक शेप है और ये वाली जो शेप है ये वर्टिकली रोटेट भी हो सकती है। कैसे? यहां देखिए, ये मेरे पास वर्टिकली, मान लीजिए मैंने वर्टिकल लाइन खींची, अब वर्टिकल लाइन खींचने का मतलब मेरे को क्या करना है, इसको ऐसे, ये ऐसे लिखा हुआ, ये वर्टिकल लाइन मान लीजिए ऐसे है, ये शेप ऐसे है, इसको रोटेट करके मेरे को ऐसे लाके ऐसे पुट कर देना है। समझ रहे हो? ये हाथ मेरा अभी ऐसे है, इसको रोटेट करके मेरे को ऐसे लाना है और ऐसे रख देना है। तो मैं उसके बाद ऐसे रोटेट करने के बाद अगर इसके शेप पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, जैसे आप इसको रोटेट करो, ये जैसे होता है ना कि ऐसे कुछ होता है, आपने क्या करा, घुमाया, जैसे मान लीजिए ये है, अब ये वाला जो मेरा हिस्सा है, ये वाला, इसको जब मैं ऐसे, ये मान लीजिए मेरे यहां से कोई एक वर्टिकल लाइन जा रही है, तो इसको मैंने ऐसे घुमाया तो ये ऐसे हो जाएगी। आप समझ रहे हो? वर्टिकल का मतलब ऐसे तो होगा, ये मेरे पास एक लाइन है,
इस यहाँ बीच में से जा रही है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, तो यहाँ से रोटेट करने का मतलब जब मैं वर्टिकली घुमाऊंगा तो वो ऐसे हो जाएगी और उसके बाद भी शेप पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। जनरली शेप पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव का मीनिंग ही यही होता है कि आप उसके शेप को चेक करके देखो। कैसे? वर्टिकली चेक करके देखो, हॉरिजॉन्टली चेक करके देखो, उसके बाद आते हैं वैलिड चेक, वैलिड रोटेशन। रिफ्लेक्सिव में ही दो रिलेशन आते हैं वैलिड वाले, मतलब एक ही रिलेशन होता है वैलिड रोटेशन। वैलिड रोटेशन का मतलब आप इसके कॉर्नर से रोटेट कर करके देखो। जैसे यहां पर ये स्क्वायर है मान लीजिए, अब इस स्क्वायर को आप इस यहां से रोटेट करके देखो। रोटेट करने का मतलब ये अभी ऐसे है, पकड़ के ऐसे घुमा दो, समझ रहे हो? ये अभी ऐसे है, ये ऐसे है, आप क्या करो इसको घुमा दो, ये हाथ मेरा पीछे चला गया, ये ऐसे घूम रहा है और घूम के ये ऐसे आ गया और फिर भी उसके शेप पे कोई असर नहीं पड़ा। ये दो कॉर्नर वहीं के वहीं है। मैं दोबारा देखो, अब मैं इसको 3D तो नहीं दिखा सकता, या 3D तो मुश्किल है, ये कपड़े से आप शायद समझ जाओ। ये मान लो ये मेरे पास डस्टर है, ये मान लीजिए मेरे पास एक कुछ कपड़ा है इस तरीके से करके, यहां पर मेरे को इसके डायगोनल रोटेट करना है। तो ये वाला जो ये डायगोनल है, आप देख रहे हो ना, दिख तो रहा होगा, ये जो आपका ये डायगोनल है मेरे को यहाँ मान लीजिए इससे रोटेट करना है, तो इस डायगोनल के अलोंग रोटेट करना है। तो अब इसको तो घुमा नहीं सकता क्योंकि ये मेरे पास एक लाइन है, इसको रोटेट करना है, तो ये फिर ये ऐसे हो रोटेट होगी ना, ये वाला पोर्शन इधर जाएगा ऐसे करके, और मतलब समझ रहे हो, जैसे ये लाइन है, ये मान लो, ये देखो ध्यान से देखो, मैं क्या करूं, थोड़ा कोशिश करूंगा मैं बताने की। मान लो ये आपके पास एक कपड़ा है, मेरे को इस लाइन के अलोंग रोटेट करना है, इस लाइन के अलोंग रोटेट करना है, तो क्या होगा, ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा और आपका शेप वैसे का वैसे ही रह जाएगा। समझ रहे हो ना कि इसको रोटेट करके ऐसे घुमा देना है, ये वाला पोर्शन ऐसे घूम के ऐसे रोटेट हो जाएगा, तो वो मेरे पास इस डायगोनल का रोटेट होगा। तो डायगोनल के रोटेट होने के बाद भी अगर वो वही सेम टू सेम शेप आए तो वो रिफ्लेक्सिव में आएगा। उसी तरीके से एक डायगोनल मेरे पास ये वाला भी है, मतलब उस शेप में मेरे पास जितने कॉर्नर होंगे उस कॉर्नर से मेरे को चेक करना है। तो कॉर्नर से चेक करने के बाद मैं रोटेट करूंगा जिस कॉर्नर से मेरे को लग रहा है। जैसे ये वाला मान लीजिए, अगर मेरे पास ये वाला होगा, अगर मेरे पास ये डायगोनल हो गया, सॉरी हाँ, तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये वाला डायगोनल हो गया, तो मेरे को इसको इस डायगोनल से रोटेट करना है। तो अब ये वाला पॉइंट आया, तो इसको रोटेट करने के लिए मैं ऐसे घुमा दूंगा, ये ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये मेरे पास अभी ऐसे है, मैं पकड़ के ऐसे ला दूंगा, तो ये हो गया डायगोनल रोटेट करना। तो किसी शेप को डायगोनल रोटेट करने के बाद अगर वो वही सेम टू सेम दे दे तो वो आपके पास रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा। समझ आया? तो रिफ्लेक्सिव में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले हॉरिजॉन्टली रोटेशन आता है, फिर उसके बाद वर्टिकल रोटेशन आता है, और फिर उसके बाद कौन सा आता है, ये उसके कॉर्नर वाला रोटेशन। ऑक्सीलेशन वाला समझ आया था, ऑक्सीलेशन में उसको एंगल रोटेट करना था, कितने एंगल से रोटेट हो सकता है वो वाला। उसके बाद आता है लास्ट वाला हमारा ट्रांजिटिव वाला। ट्रांजिटिव का मीनिंग ये होता है कि मान लीजिए सबसे पहली बात, ट्रांजिटिव के बगल में ब्रैकेट लगा के लिख लीजिएगा इनफाइनाइट, ब्रैकेट लगा के लिख लीजिएगा इनफाइनाइट। अच्छा क्लियर तो आ रहा है ना? हाँ क्लियर है। तो इनफाइनाइट का मतलब जो ट्रांजिटिव वाला रिलेशन होता है वो इनफाइनाइट के ऊपर काम करता है। जैसे मान लीजिए सबने अपने घरों में साड़ी तो देखी होगी, जो हमारी मम्मी या सिस्टर पहनती हैं वो साड़ी। मान लीजिए मेरे पास एक इनफाइनाइट साड़ी है और इनफाइनाइट साड़ी में कुछ इस तरीके की शेप है, तो उसका मतलब होता है कि उसमें कुछ अलग अलग तरीके की, मान लीजिए शेप या फूल बने हुए हैं कुछ इस तरीके के, अलग अलग तरीके के। तो उसका मतलब इनफाइनाइट का मीनिंग ये हो जाएगा कि अगर मैं इस शेप को उठा के यहां से यहां पुट कर दूं और फिर इस साड़ी पे कोई असर ना पड़े, दोबारा रिपीट करूंगा मैं, मेरे पास ये एक इनफाइनाइट साड़ी है जो कहां से शुरू होती है मुझे नहीं पता और कहां खत्म होती है मुझे नहीं पता। उस साड़ी में मेरे पास अलग अलग, ये मेरे पास मान लीजिए फूल है कुछ इस तरीके से, उसमें शेप बने हुए हैं, होता है ना जनरली साड़ियों में डिजाइनिंग बनी होती है, वो शेप बना होता है। तो मैंने मान लीजिए उस साड़ी में यहाँ पे फूल बना हुआ है, तो यहाँ पर ये जनरली क्या होगा उसका मीनिंग कि अगर ट्रांजिटिव में, कि अगर मैं इस फूल को यहां से उठा के यहां पुट कर दूं, क्योंकि ये फूल सारे के सारे आपस में बराबर है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे फिट हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ से कट करा और उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, तो और क्या करा, बाकी सारे फूल को भी ऐसे आगे आगे सरका दिया। इस फूल को उठा के यहाँ से यहाँ पुट करा, जो पहले यहाँ से था उसको यहाँ से यहाँ करा, जो पहले यहाँ से था उसको यहाँ से यहाँ करा, जो यहाँ से यहाँ था उसको यहाँ करा। मैंने हर एक फूल को आगे की तरफ सरका दिया। मैंने उसके अगले वाले से सिमेट्री चेक करी हर एक फूल की, इस वाले फूल की सिमेट्री यहाँ से चेक करी, अगर बिल्कुल फिट हो गया ठीक है। फिर इस पुराने वाले फूल की सिमेट्री यहां से चेक करी, अगर बिल्कुल फिट हो गया
ठीक है। फिर इस वाले फूल की सिमेट्री यहां से चेक करी, अगर बिल्कुल फिट हो गया, ठीक है। फिर इस वाले फूल की सिमेट्री यहां से चेक करी, अगर बिल्कुल फिट हो गया, ठीक है। क्योंकि ये इनफाइनाइट साड़ी है तो ये कभी खत्म भी नहीं होगा। और मैंने किस फूल से शुरू किया था, सबसे पहले कौन सा फूल उठाया था मेरे को वो भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट साड़ी है। ये आपको समझ आया? तो इसलिए मैं ये इनफाइनाइट वाले केस में अपनी सिमेट्री चेक कर सकता हूं। लेकिन गलती से मान लीजिए मेरे पास ये फाइनाइट साड़ी हो गई जो यहां से शुरू होके यहां पे खत्म हो जा रही है, और मैंने क्या करा, इस फूल को यहां से उठा के आगे आगे सरकाता चला गया। तो सबसे पहली बात, आखिरी वाला फूल मुझे नहीं पता जाएगा कहां चला गया, और पहले वाले फूल की जगह पे स्पेस खाली हो गया, वहां पे कोई फूल सिट मतलब फिट नहीं हुआ, उस पे जाके बिल्कुल एडजस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है ट्रांजिटिव सिमेट्री नहीं बना पाएगा। तो जनरली ट्रांजिटिव जो होती है सिमेट्री वो इनफाइनाइट वाले केस में काम करती है। जैसे मैंने आपको एक दिन और बताया था वो होटल वाला, हिलबर्ट्स होटल पैराडॉक्स, कि एक मेरे पास इनफाइनाइट होटल है, उस इनफाइनाइट होटल में मैंने क्या करा, जो पहले रूम में गेस्ट था उसको दूसरे में भेज दिया, जो दूसरे में था उसको तीसरे में भेज दिया, तीसरे को चौथे में, चौथे को पांचवे में, ऐसे कर दिया। इनफाइनाइट होटल है तो कभी खत्म नहीं होगा, और पहले वाले जो मेरे पास गेस्ट खाली हो गए उसमें नए वाले को एडजस्ट कर दिया। तो वही केस यहाँ पर है कि आप क्या करो, अपने आगे आगे चेक करते चले जाओ, क्या फिट हो रहा है, फिट हो रहा है, फिट हो रहा है, सिमेट्री है, सिमेट्री है, सिमेट्री है, और वो होती चली जाएगी। इनफाइनाइट वाला केस है, सबके पहली बात तो सेब बराबर है। इनफाइनाइट वाला केस है तो मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और एंडिंग पॉइंट भी नहीं है। तो जब मेरे पास ना ही स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही एंडिंग पॉइंट है, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव सिमेट्री मेरे पास बन जाएगा। समझ आया? तो तीन सिमेट्री होती है, पहली ऑक्सीलेटरी, सेकंड वाली रिफ्लेक्सिव और थर्ड वाली ट्रांजिटिव। ऑक्सीलेशन वाले में हमें उसका एंगल चेक करना पड़ता है, अगर मैं उसको कितने एंगल से रोटेट करूं वो देखना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव वाले में हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि मेरे पास जो भी कुछ इस तरीके का शेप दिया हुआ है उसको मैं कट करके चेक कर रहा हूं। कट करके मतलब हॉरिजॉन्टली मैंने क्या करा, हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींची और उसके अलोंग ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और उसके अलोंग क्या कर दिया, उसको रोटेट कर दिया। फिर एक वर्टिकल लाइन खींची, रोटेट कर दिया। फिर एक जितने कॉर्नर थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल चल रहा था, तो ट्रायंगल पे इसका एक कॉर्नर ये था, मैं इसके अलोंग वर्टिकल रोटेट कर चुका हूं। एक कॉर्नर मेरे पास ये था तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूंगा, एक कॉर्नर मेरे पास ये था तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूंगा। समझ रहे हो ना? इसको ये इस वाले शेप को, इस वाले को मैं ऐसे रोटेट कर दूंगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव वाले में ट्रांजिटिव इनफाइनाइट के लिए चलता है, तो इनफाइनाइट वाला जनरली इस तरीके से होगा कि आपके पास उसके शेप को फिट करते जाओ, अगर फिट हो जाएगा ठीक है। कोई भी एक स्पेस आपके पास फिल हो, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, भरा नहीं है, खाली हो गया, नल हो गया, तो वो आपके पास ट्रांजिटिव में नहीं होगा। तो जनरली ट्रांजिटिव इनफाइनाइट के लिए चलता है, इसलिए आपके में दो केस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। क्योंकि आप रेगुलर पॉलीगन के ऊपर काम करोगे, एन पॉलीगन के ऊपर काम करोगे, समझ रहे हो ना? एन पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, तो और एन पॉलीगन आपके पास जो होता है वो ये इनफाइनाइट नहीं होता। ये आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अपनी जो है मेन क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तक तो सिर्फ मैं जनरली समझा रहा था, हाँ मेन अभी हमारी अब स्टार्ट हो रही है क्लास, जो हम लोगों को पढ़ना है अपने ग्रुप वाले टॉपिक में, जो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ना चाहते हैं, वो हमारा अब स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए कैसे होगा। देखिए क्लास स्टार्ट करें, ठीक है? अब असली क्लास अभी स्टार्ट हो रही है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास एक शेप है और वो पहले ट्रायंगल के ऊपर बात करते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, मैंने आपको समझा दिया। और इसके पास कुछ इसकी नेमिंग भी कर देते हैं, ये वाला ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है। इसकी नेमिंग हो गई एबीसी टाइप की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑक्सीलेशन वाला चेक करूंगा, ऑक्सीलेटरी वाला। तो मेरे को चेक करना है इसको रोटेट करके। तो अब मुझे नहीं पता कि मैं इसको कितने डिग्री से रोटेट करूं ताकि जो पहले मेरे पास ओरिजिनल शेप था अभी भी वही शेप आ जाए। उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसको कट करिए, ये वर्टिकल कट करा और ये वाला मैंने हॉरिजॉन्टल कट करा, तो मेरे पास ये इसका मिड पॉइंट आ गया। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरे पास मिड पॉइंट आया है, सेंटर ये टोटल 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का। तो मैं क्या करूंगा, 360 डिग्री को डिवाइड करूंगा इसके शेप से, एंगल से, नंबर ऑफ एंगल से, नंबर ऑफ शेप से। तो यहाँ पर इसके पास टोटल 3 है क्योंकि ट्रायंगल था, तो आपको मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा इस चीज को, तो मेरे पास कितना मिलेगा 120 डिग्री। इसका मतलब इस ट्रायंगल को मैं 120 डिग्री रोटेट करूंगा तो मेरे पास वो वही सेम टू सेम शेप आ जाएगा। ये आपको समझ आया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीलेटर के ऊपर काम कर रहे थे, ऑक्सीलेशन के ऊपर, तो हमें चेक करना है कि हम लोग उसको कितने एंगल से रोटेट करें। तो रोटेट करने के लिए हम लोग उसको ऐसे ही पता लगाते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर इसका पॉइंट था,
ये पॉइंट 360 डिग्री का है, तो इस 360 डिग्री को इसके पास 3 नंबर ऑफ एंगल है, तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड करूंगा तो 120 डिग्री आया। इसका मतलब इस ट्रायंगल को 120 डिग्री रोटेट करने के बाद ये मेरे को वही सेम टू सेम साइज देगा। समझ आया आपको? जैसे मैं समझाता हूं, देखिए ध्यान से। मैंने माना ये मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी ओरिजिनल शेप ये वाली है और मैंने उसको नाम दिया R0, क्योंकि मैं R0 का मतलब है मैंने रोटेट किया है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रोटेट करने का मतलब मैंने वैसे का वैसे ही छोड़ दिया, रोटेट नहीं किया। रोटेट का मतलब यही तो होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 ऐसे करके, तो 0 डिग्री है मैंने वैसे का वैसे ही छोड़ दिया, तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया R0 डिग्री, क्योंकि मैंने अभी तक इसे रोटेट नहीं किया है। और मेरे को रोटेट करना है, वैलिड एंगल जो है वो 120 डिग्री है, तो मैं इसको रोटेट करूंगा। यहां पर मान लीजिए R120 डिग्री मैंने इसको रोटेट किया। अब रोटेट करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास शेप होता है उसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं, क्योंकि अर्थ जो होती है वही वाला जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, मेरे टीचर बताते थे कि अर्थ जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, इसलिए हम लोग एंगल जो होता है वो अपना एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, सारी कंडीशन वही वाली। तो यहां पर हम लोग क्लॉकवाइज तो लेंगे नहीं, क्लॉकवाइज का मतलब इधर तो घुमाएंगे नहीं, हम लोग इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, समझ रहे हो ना? ये हमारे पास शेप है, अब इसको क्लॉकवाइज का मतलब इधर तो घुमा नहीं सकते, हमें इसको इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ये 120 डिग्री घुमाने के बाद मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 120 डिग्री घुमाने के बाद इसके शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे हो जाएगा, पूरा का पूरा ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो? अभी ऐसे है, जैसे देखो जनरली यहां समझाता हूं, ये ट्रायंगल है, ये इसका सेंट्रोइड पॉइंट है, यहाँ पे इसका एंगल 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री में ये अभी ऐसे था, मैंने रोटेट करा, घूम के ऐसे हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, शेप तो मेरे पास वही है, ट्रायंगल मेरे पास अभी भी इक्विलेटरली रह गया। तो उसी तरीके से अगर मैंने इसको 120 डिग्री रोटेट किया तो मेरे पास रहेगा तो यही, बस नाम चेंज हो जाएगा, ये ए घूम के यहाँ आ जाएगा, तो ये मेरा ए यहाँ पर आ गया, ये वाला बी मेरा घूम के इधर चला जाएगा तो बी यहाँ पर आ गया, और ये वाला सी मेरा घूम के अपर आ जाएगा तो सी मेरा यहाँ पर आ गया। तो ये होता है R120 डिग्री रोटेट करने का मीनिंग, इसलिए इसका नाम मैं दूंगा R120 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने R नोट को 120 डिग्री रोटेट कर दिया है, इसलिए R120 डिग्री। ये समझ आया? उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने का मतलब हमारे पास, एक सेकंड प्लीज, हाँ, हमारे पास ये R120 डिग्री है, फिर से इसे रोटेट कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है C, यहाँ पर A, यहाँ पर B, ये R120 डिग्री इसका नाम दे दिया मैंने। अब इस R120 डिग्री को आप क्या करिए, फिर से रोटेट करिए। फिर से रोटेट करने का मतलब ये अभी ऐसे है, फिर से रोटेट करोगे तो ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो ना? ये ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला जो आपका शेप है, ये वाला सी ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला ए यहाँ चला जाएगा, और ये वाला भी यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये होता है 120 डिग्री रोटेट करना। आपने क्या करा, इसको फिर से रोटेट कर दिया। अब R120 को 120 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो ये तो R120 प्लस 120 रोटेट होगा तो कितना मिल जाएगा, R240। समझ आया? इसलिए इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, R240। क्यों? क्योंकि आपने ओरिजिनल वाले ट्रायंगल को 240 डिग्री रोटेट कर दिया तो आपके पास ये वाला शेप मिलेगा। समझ आया? अब क्या करेंगे, हम लोग इसको फिर से रोटेट करके चेक करेंगे कि क्या ये फिर से रोटेट हो सकता है। मैथमेटिशियन यही तो करते हैं, वो सारे के सारे लॉजिक ले लेते हैं, क्या ये लॉजिक हो रहा है, ये लॉजिक हो रहा है, ये ऐसे हो सकता है, तो हम लोग इसको फिर से रोटेट करके चेक करेंगे। हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर BCA, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका नाम है R240 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, इस R240 डिग्री को फिर से 120 डिग्री रोटेट करने की कोशिश करूंगा। तो फिर से 120 डिग्री रोटेट करने का मतलब मेरे पास एक शेप आएगा, ये वाला कुछ इस तरीके से मेरे पास शेप आएगा, और यहाँ पर ये 240 डिग्री है। अब इसको फिर से 120 रोटेट करने का मतलब घूम के ऐसे आ जाएगा, जो ये ऊपर वाला कोना है ये घूम के यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कोना B यहाँ पे आ गया, ये वाला C मेरा यहाँ चला गया, और ये वाला A घूम के मेरा यहाँ ऊपर चला गया। और आप देख सकते हो ये मेरे पास ओरिजिनल पोस्ट आ गई, ओरिजिनल शेप आ गया। इसका मतलब मैंने क्या करा, 240 को 120 डिग्री और घुमा दिया, तो R240 डिग्री प्लस का 120 डिग्री मेरे को दे देगा R360 डिग्री। आप समझ रहे हो? और इसका जनरली आप जानते भी हो कि कोई भी आपके पास शेप है उसको 360 डिग्री घुमाइए। मान लीजिए ये पूरा का पूरा शेप है, इसको 360 डिग्री घुमाने का मतलब मैं ऐसे घूम के फिर से वहीं आ जाऊंगा।
ये मेरे पास एक शेप था, इसको मैंने 360 डिग्री पूरा घुमा दिया, तो घूम के मैं दोबारा वहीं आ जाऊंगा ना जो मेरे पास ओरिजिनल शेप थी, तो इसलिए मेरे पास ये वाला पूरा घूम के यहां पर आ गया। तो यहाँ पे 3 रोटेशन पॉसिबल थी। 0 डिग्री सेम टू सेम वैसे ही रहने दिया, 120 डिग्री घुमाया एक नई रोटेशन आ गई, 240 डिग्री घुमाया एक नई रोटेशन आ गई। टोटल 3 रोटेशन है, ये वाली रोटेशन, ये वाली रोटेशन, ये वाली रोटेशन। ये नहीं लिख सकता क्योंकि 360 का मतलब वही पुराना शेप आ गया। ये मेरे पास यहां लिखा हुआ है और ये मेरे पास यहां लिखा हुआ है। समझ आया? तो टोटल 3 रोटेशन है। सबसे पहले मैंने उसको 0 डिग्री घुमाया तो वही सेम टू सेम साइज है। फिर उसको मैंने 120 डिग्री घुमाया तो मेरे पास एक नया साइज से मतलब एक नया कहते हैं ना, एक नया मतलब वो आ गया, वो क्या बोलते हैं इसे यार, सॉरी, मेरे पास उसका शेप तो वही रह गया लेकिन उसका नाम एक नया आ गया। और फिर मैंने उसको क्या करा, एक और घुमा दिया तो R240 डिग्री। तो टोटल 3 तरीके की रोटेशन पॉसिबल थी जहां पर मेरे को अलग अलग उसकी नेमिंग मिल सकती थी, लेकिन उसका शेप वही था क्योंकि सिमेट्री चल रहा है। सिमेट्री का मतलब उसका शेप वैसे ही रहना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। समझ आए? क्योंकि देख सकते हो रोटेशन के पहले भी ऐसा था, रोटेशन के बाद भी ऐसा है। क्या फर्क पड़ा? नाम ही तो चेंज हुआ है, नाम चेंज होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही कंडीशन तो यहाँ पर दी हुई है रोटेशन के सिंपल कि उसके पास नाम चेंज हुए हैं लेकिन उसका जो है क्या बोलते हैं इसे, ये नेम चेंज हुआ है लेकिन उसका शेप और उसका साइज कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी पहले भी इक्विलेटरल ट्रायंगल था, अभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये समझ आया? तो ये ऑक्सीलेशन वाले हमारे पास रोटेशन थी। अब हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव वाला कि हमारे पास एक ट्रायंगल किस तरीके से रिफ्लेक्सिव हो सकता है। जैसे देखिए रोटेशन, रिफ्लेक्सिव रोटेशन वो किस तरीके से हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। अब क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चेक करना है कि क्या ये सिमेट्री देगा। तो मान लीजिए पहले मैंने इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे करा और चेक करा, तो हॉरिजॉन्टली करने का मतलब अभी ऐसे था, घुमा के मैं ऐसे ला दूंगा। समझ रहे हो ना? हॉरिजॉन्टली ऐसे तो होगा, मैं ऐसे खड़ा हूं, यहां से एक लाइन जा रही है, मैं उल्टा घूम जाऊंगा तो क्या वैसे ही आएगा? क्या सर अभी भी ऊपर आया? नहीं, उल्टा घूम जाऊंगा तो पैर ऊपर आ जाएगा। तो वैसे ही ये ऊपर चला जाएगा, ये कॉर्नर नीचे आ जाएगा। नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं चाहिए। तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली तो सिमेट्री नहीं दे रहा, तो हम एच लेंगे ही नहीं क्योंकि भाई उसने सिमेट्री दी नहीं, तो हम क्यों लेंगे। फिर हम वर्टिकली चेक करेंगे, तो वर्टिकली आप देख सकते हो मैंने ऐसे कट करा। ऐसे कट करने का मतलब इसको ऐसे लाइनिंग करी और इस लाइन के अलोंग चेक करा, इसका मतलब मैंने इसको ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया। जो पहले मेरा राइट था वो अब मेरा लेफ्ट हो गया और जो पहले मेरा लेफ्ट था वो अब मेरा राइट हो गया। समझ रहे हो ना? इसको घुमा के ऐसे कर दोगे, पहले मैं ऐसे खड़ा था, अब घूम के मैं ऐसे आ गया। इसका मतलब मैं वर्टिकली, मेरे पास शेप मान लीजिए वो घूम के वैसे ही सेम टू सेम रह गया, तो उसी तरीके से इसको मैंने घुमा के ऐसे ही रख दिया तो ट्रायंगल ही तो रहेगा। बस ये बदल जाएगा ना, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पहले भी एक ही पॉइंट था, अभी भी एक है, ये ऐसे का ऐसे ही रह गया। इसका मतलब जब मैंने इसको वर्टिकली घुमाया तो वर्टिकली घुमाने के बाद अगर इसका नेमिंग कर दूं ए बी और सी, तो नया जो मेरे पास शेप आएगा वो ए, यहाँ पे बी और यहाँ सी चला जाएगा। ये रोटेट हो जाएगा, ऊपर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रोटेट होने के बाद, वर्टिकली रोटेट होने के बाद उसने मेरे को सिमेट्री, सॉरी क्या है, वर्टिकली रोटेट होने के बाद उसने मेरे को सिमेट्री दी है। सिमेट्री देने का मतलब वही सेम टू सेम शेप दे दिया, वही सेम टू सेम साइज, पूरा सब वही सेम टू सेम है। इसका मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव वाले में वर्टिकल तो पॉसिबल है। ये आपको समझ आया? उसके बाद मैं उसके क्या करूंगा, कॉर्नर के अलोंग चेक करूंगा, उसके जितने कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर का मतलब ये वैलिड वाले, ये वैलिड रोटेशन वाले। तो कॉर्नर का मतलब जैसे ये वाले कॉर्नर के अलोंग तो मैं चेक कर चुका हूं, जिसको मैंने नाम वर्टिकल दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इस कॉर्नर के अलोंग चेक करूंगा। आप समझ रहे हो? इस कॉर्नर के अलोंग चेक करने का मतलब जो मेरे पास कुछ इस तरीके का है उसको घुमा के मैं ऐसे कर दूंगा। जो मेरे पास अभी इस तरीके का है उसको घुमा के मैं ऐसे कर दूंगा। ये समझ रहे हो? तो जैसे ही नेमिंग कर दी मैंने ए बी और सी, तो मेरे पास बी तो सेम टू सेम रहेगा। अगर मैंने इसको D1, इसका नाम दे दिया मैंने D1, इस डायगोनल के अलोंग मैंने उसको रोटेट किया, तो मेरे पास ये बी तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन सी और ए में रोटेशन हो जाएगी क्योंकि सी अब ऊपर जा चुका है, ए अब नीचे आ चुका है, तो ये सी ए हो जाएगा। ये आपको समझ आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास एक D1 नाम की रोटेशन भी पॉसिबल थी। उसके बाद मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है। अब मैंने क्या करा, इसको इस डायगोनल के अलोंग चेक करा, इस वाले कॉर्नर के अलोंग चेक करा। तो इस वाले कॉर्नर के अलोंग चेक करने के लिए अगर इसकी नेमिंग ए बी और सी है
तो मेरे पास सी तो सेम टू सेम रहेगा, बस ये अभी ऐसे है घूम के ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो ना, अभी ऐसे है घूम के ऐसे हो जाएगा, जहां मेरा पहले ये कानी उंगली थी और ये अंगूठा था वो बदल जाएंगे, अंगूठा ऊपर चला जाएगा और ये उंगली नीचे आ जाएगी। तो वही मेरे पास अभी भी होगा कि मेरे पास सी तो सेम टू सेम रहेगा, बस बी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। और आप देख सकते हो इस वाले लाइन के अलोंग, नाम मैंने इसको D2 दे दिया, डायगोनल, तो इस D2 के अलोंग अगर मैंने इसको रोटेट करा तो मेरे पास अभी भी वही शेप है, वही साइज है, इसका मतलब सिमेट्री बन गई। तो सिमेट्री बनने का मतलब ये D2 के अलोंग भी रोटेशन इसकी पॉसिबल है। तो टोटल 3 रोटेशन पॉसिबल थी यहाँ पे, क्योंकि तीनों कॉर्नर कवर हो गए। ट्रांजिटिव ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एंगल 3 है, वो इनफाइनाइट तो होते नहीं है। तो यहाँ पर फाइनली कितनी रोटेशन पॉसिबल है? 6। कौन कौन सी? 3 इसकी और 3 इसकी। इसका मतलब अगर ट्रायंगल की बात होगी, ट्रायंगल में कितने एंगल है? 3 एंगल, और यहाँ पर डाइहेड्रल ग्रुप वाला टॉपिक चल रहा है, इसलिए D3, समझ रहे हो ना, इसलिए D3 डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ 3, जिसके पास 3 एंगल हो। 3 एंगल किसके पास होते हैं? ट्रायंगल के पास। ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल, क्योंकि शेप कैसा है? रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि किस वजह से पढ़ रहे हैं? सिमेट्री, सब पता होना चाहिए। तो D3 आपके पास आ जाएगा R0, यहाँ पर R 120 डिग्री, यहाँ पर R 240 डिग्री, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे, सॉरी हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, इसका नाम वर्टिकल है, वर्टिकल D1 और D2। ये वाला मेरे पास 6 जो आगे एलिमेंट वो क्या हो गए? D3 के एलिमेंट हो गए। अब आगे जब मैं डाइहेड्रल ग्रुप इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर 2 में पढ़ाऊंगा, जैसे इसके बाद आ जाएगा लेक्चर 2, इसके बाद मैं बना दूंगा, तो जब मैं डाइहेड्रल ग्रुप इसके बाद लेक्चर 2 बनाऊंगा तो वहां पर मैं ये दिखाऊंगा कि जो मेरे पास D3 के एलिमेंट है, मतलब जो मेरे पास D3 सेट बन रहा है, सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, तो जो मेरे पास D3 एलिमेंट बन रहा है वो ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये एलिमेंट आपस में कंपोज होके क्लोजर बना रहे हैं, एसोसिएटिव बना रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई आइडेंटिटी है, इसमें से कोई ना कोई इनवर्स है, कोई ना कोई इनवर्स है, तो आपके पास वो सारे के सारे कंडीशन बन जाएंगे। इसका मतलब ये सेट आपका ग्रुप बनाएगा। और जैसे ये D3 ने ग्रुप बनाया, मैं इसको कह दूंगा डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ एंगल 3। समझ आया? ये क्या बोलते हैं इसे? इक्विलेटरल ट्रायंगल का डाइहेड्रल ग्रुप बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने क्या करा? एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल की जितनी रोटेशन पॉसिबल थी, चाहे वो एंगल वाले डिग्री वाला घुमा रहा हूं, चाहे मैं उसको किसी के अलोंग चेक कर रहा हूं, समझ रहे हो ना, ऑक्सीलेशन रिफ्लेक्सिव वाली, तो उसकी जितनी रोटेशन पॉसिबल थी वो सारी रोटेशन हमने ले ली। समझ लो, रोटेशन की सिमेट्री होनी चाहिए, वही सेम टू सेम। तो सारी रोटेशन ले ली, उन रोटेशन को आगे हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये ग्रुप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, और अगर ग्रुप बनाएंगे तो हम लोग कह देंगे कि हाँ ये हमारा डाइहेड्रल ग्रुप बन जाएगा, और अगर नहीं बनाएंगे तो कहेंगे डाइहेड्रल ग्रुप नहीं बनेगा। और जनरली बनाते हैं, जनरली जो है वो डाइहेड्रल ग्रुप बनाते हैं। आगे बढ़े, उसके बाद लास्ट जो है मैं कवर करवा रहा हूँ स्क्वायर वाला। स्क्वायर के बाद मैं इस टॉपिक को फिनिश कर दूंगा क्योंकि बहुत देर हो गई। आपकी वजह से हो सकता है बहुत देर ना हुई हो, लेकिन मेरी तरफ से बहुत देर हो गई क्योंकि बीच में एक गलती हो गई थी जिसकी वजह से मेरे को बहुत देर हो गया बोलते बोलते। तो अब हम गए हैं थक। देखिए आखिरी टॉपिक, मतलब आखिरी जो है शेप है स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला देखिए, ये मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है, इसकी नेमिंग कर दी मैंने, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, इस तरीके से। तो इस वाले शेप की मान लीजिए मैं इसको छोटा छोटा बनाऊंगा, पूरा एक ही बोर्ड पे सजा दूंगा अच्छे से। ये वाला शेप है मेरे पास। अभी ये मेरे पास जो स्क्वायर है इसको मैंने रोटेट नहीं किया, रोटेट नहीं किया मतलब 0 डिग्री है, तो ये R 0 डिग्री है, इसका नाम है R 0 डिग्री, क्योंकि मैंने इसको रोटेट ही नहीं किया। तो रोटेट नहीं करने का मतलब R 0 डिग्री है। अब पहले तो ये हमें देखना है कि ये वैलिड कितने कितने एंगल से रोटेट होगा, कि मतलब कितने एंगल से मैं रोटेट करूं ताकि ये मेरे को, ये स्क्वायर जो है ये मेरे को सिमेट्री दे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो आप मिड पॉइंट निकालेंगे वो यहाँ 360 डिग्री का आएगा। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 कॉर्नर है उसके पास 4, तो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब मैं इसको वैलिड 90 डिग्री के अलोंग रोटेट कर सकता हूं। तो 0 डिग्री को अगर मैंने 90 डिग्री के अलोंग रोटेट करा R90, तो मुझे क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, यहां पर ये वाला मेरे पास शेप है, इसको मैं एंटी, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ये जो है स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, वो क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी। जो हम एंगल घुमाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इस शेप को अगर मैं घुमाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा रोटेट होके, समझ रहे हो ना। ओरिजिनल शेप ये था, रोटेट होके आपको ऐसे देगा। इसका मतलब इसका ओरिजिनल शेप ये था, जब ये रोटेट होगा तो ये ऐसे घूम जाएगा। इसका मतलब ए घूम के इधर आ जाएगा,
डी घूम के इधर चला जाएगा, सॉरी डी इधर चला जाएगा, सी यहाँ पे चला जाएगा और बी जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। ये आपको समझ आया? तो ये 90 डिग्री घूम के ऐसे कुछ शेप देगा और ये अभी भी सिमेट्री है, सेम टू सेम साइज है, इसका सेम टू सेम शेप है और इसका नाम R90 है। ये आपको समझ आया? अब मैं क्या करूंगा, इस R90 को फिर से घुमा के देखूंगा। फिर से घुमाने का मतलब जो मेरे पास ये अभी कितना है, ये बी, सी, डी और ए, मैं इसको फिर से 90 डिग्री रोटेट करूंगा। तो फिर से 90 डिग्री रोटेट करने का मतलब R90 डिग्री, जिसे मैं R180 भी लिख सकता हूं अगर ओरिजिनल पोस्ट से लिखूंगा तो ये मेरे पास 90 डिग्री रोटेट करने का मतलब फिर से ऐसे रोटेट हो जाएगा। फिर से बी इधर आ जाएगा, अब तो समझ गए होगे ना आप काफी अच्छे से। बी इधर आ जाएगा, ए इधर चला जाएगा, डी इधर चला जाएगा, सी इधर चला जाएगा। तो इसका नाम हो गया R90 प्लस का 90, जिसको आप R180 डिग्री भी बोल सकते हो, क्योंकि ओरिजिनल पोस्ट से आपने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। उसके बाद मान लीजिए आप R180 डिग्री को रोटेट करोगे, तो R180 डिग्री को रोटेट करने का मतलब ये वाला C है, ये वाला D है, ये वाला A है और ये वाला B है। तो आपने इस CD AB को फिर से 90 डिग्री रोटेट किया, तो फिर से 90 डिग्री रोटेट करने का मतलब फिर से ऐसे घूम जाएगा ये, तो फिर से ऐसे घूम जाएगा। तो आपके पास C यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ चला जाएगा, A यहाँ चला जाएगा और D यहाँ चला जाएगा। ये समझ आया? और इसका नाम कितना हो जाएगा, R270 डिग्री, क्योंकि आपने 180 को 90 घुमा दिया तो अब तो 270 पे आ जाओगे। फिर आप R270 का चेक करो, आप R270 डिग्री को रोटेट करोगे तो ये कितना था, ये D, A, B और C। आप फिर से इसको रोटेट करोगे तो फिर ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। रोटेट होने का मतलब ये इधर सरक जाएंगे, तो ये A जो है मेरा वो 90 डिग्री रोटेट होने के बाद ये जो A है मेरा वो इधर आ जाएगा, ये वाला D यहाँ चला जाएगा, ये वाला C यहाँ चला जाएगा और ये वाला B यहाँ चला जाएगा। और आप देख सकते हो ये फिर से 90 डिग्री रोटेट होने का मतलब 270 से 90 रोटेट हो गया। तो अब ये पूरा R360 डिग्री रोटेट हो चुका है और R360 डिग्री का ओरिजिनल शेप यही वाला है। इसका मतलब R360 का मतलब R0 की ही बात कर रहा है। और वैसे भी कोई भी जनरल चीज 360 डिग्री मान लीजिए भी ऐसे खड़ी है, रोटेट होके पूरा घूम के फिर से ऐसे आ जाएगी, तो 360 घूम गई तो आपके पास जो ओरिजिनल शेप थी वो रोटेट हुई, फिर से घूम के वहीं आ गई, तो ओरिजिनल शेप तो होगी। तो आपके पास 4 तरीके की रोटेशन पॉसिबल थी, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी रिफ्लेक्सिव पे। ये हमारे, समझ रहे हो ना, समझ तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका नाम है ABCD। अब हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं तो इसको अलग अलग उससे चेक करेंगे, लाइन के अलोंग। सबसे पहले मान लीजिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग चेक करा, H हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग, तो ये अभी ऐसे है, मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा। इसका मतलब ये मेरे पास आ जाएगा A यहाँ पे, B यहाँ पे, C यहाँ पे और D यहाँ पे। ऊपर वाला पोस्ट नीचे आ जाएगा, ऊपर वाली जो वो है मेरे नीचे आ जाएगी और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। जो ये ऊपर अंगूठा है वो नीचे आ जाएगा और ये जो नीचे कानी उंगली है वो ऊपर चली जाएगी। आप समझ रहे हो, वही वाला। फिर मैं चेक कर सकता हूं कि क्या ये वर्टिकल के अलोंग मेरे को जो है वो सिमेट्री देगा। तो ये मेरे पास वर्टिकल है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है। आप समझ रहे हो? तो अगर मैंने इसको वर्टिकल के अलोंग चेक किया, इसका मतलब अभी इसका शेप ऐसे है, ये घूम के मेरे को ऐसे दे देगा। समझ रहे हो ना? ये अभी ऐसे है, यहाँ मैंने ये लाइनिंग लगा दी, ये लाइनिंग, तो ये क्या करेगा, वर्टिकल के अलोंग घूमेगा, मतलब ये ऐसे घूमेगा। समझ रहे हो ना? 3D देखो, देखो ऐसे घूमेगा ना। तो मेरे पास ये ऐसे आ जाएगा, जहां पर ये वाला जो BC है वो इधर आ जाएगा और ये वाला जो AD है वो इधर चला जाएगा। ये आपको समझ आया? तो वर्टिकल के अलोंग घूम गया और सिमेट्री तो दे ही रहा है, जो शेप यहाँ है वही शेप यहाँ पर है। अब मान लीजिए मैं अपना कॉर्नर के अलोंग चेक करूंगा, तो ये मेरे पास जो है एक स्क्वायर है, स्क्वायर में ये पॉइंट है A, ये वाला B, ये वाला C और ये वाला D है। मान लीजिए मैंने क्या करा, इसको एक इस डायगोनल के अलोंग कट करा और इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पर D1। डायगोनल है, नाम दे दिया D1। अब इस डायगोनल के अलोंग मतलब मैंने इनको तो नहीं छेड़ा, बस मैंने क्या करा, ये मान लीजिए कुछ ऐसे था, मैंने उसको घुमा के ऐसे कर दिया, ऐसे था, मैंने उसको घुमा के ऐसे कर दिया। इमेजिनेशन करो, कोई चीज ऐसे थी, मैंने घुमा के ऐसे कर दिया। इसका मतलब A और C तो चेंज नहीं हुआ, इसका A और C पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ये BD चेंज हो गया। तो B यहाँ चला जाएगा और D यहाँ चला जाएगा, तो ये D1 के अलोंग भी सिमेट्री पॉसिबल हो गई। मान लीजिए मैं D2 के अलोंग करूंगा, D2 का अलोंग मतलब मैंने इसको इस तरीके से काटा, ये मेरे पास A, ये वाला B, ये वाला C, ये वाला D। तो अब मेरे पास कोई चीज ऐसे है, सॉरी ऐसे है ना, क्योंकि मेरे पास ये वाली लाइन है।
तो ये ऐसे समझोगे, ये मेरे पास ऐसे है, अब मैंने उसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो इसका मतलब इसको ऐसे घुमा रहा हूं, समझ रहे हो ना, ये ऐसे है, इसको मैं ये ऐसे है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ये ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि बी और डी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर ये जो ए है वो इधर चला जाएगा और ये वाला जो सी है वो ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब इसमें D2 के अलोंग भी सिमेट्री पॉसिबल हो गई। तो आपके और ट्रांजिटिव तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर कितने केस है, 1 2 3 4, 4 वो है, तो 4 तो इनफाइनाइट होते नहीं है। तो आपके पास कितनी सिमेट्री पॉसिबल है, मैं कहां लिखूं, ऊपर लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं यहां पे। तो मेरे पास यहां पे टोटल 8 सिमेट्री पॉसिबल है। कौन सी, R0, R90 ये वाली, 180 270, R180, R270, ये हॉरिजॉन्टल वाली, ये वर्टिकल वाली, ये डायगोनल D1 वाली और ये डायगोनल D2 वाली। फिर मैं आगे लेक्चर 2 में यही चेक करूंगा, जो अभी मैं बिल्कुल बनाऊंगा लेक्चर 2 आ जाएगा कि R ये अच्छा सबसे पहले इसका नाम, ये R, पहले इसको देखो, मैं यही चेक करूंगा कि ये मेरे पास जो सेट है, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है, क्या ये सेट ग्रुप बना रहा है इन एलिमेंट के साथ या नहीं बना रहा। और अगर बना रहा होगा तो मैं डाइहेड्रल ग्रुप कह दूंगा। किस चीज का, स्क्वायर का। स्क्वायर के पास कितने एंगल होते हैं, 4, तो D4 मैं कह दूंगा कि हाँ ये D4 है। D4 होने का मतलब डाइहेड्रल ग्रुप है, किस चीज का, 4 एंगल है तो स्क्वायर का। तो नहीं बनाएगा तो फिर ग्रुप नहीं कहूंगा। और जनरली बनाता है वो हम लोग देखेंगे, वो हम लोग एन पॉलीगन के लिए देखेंगे कि हमारे पास कोई भी जनरल एन पॉलीगन है तो एन पॉलीगन जो है कुछ इस तरीके से रोटेशन होके ग्रुप बनाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। और बाकी ये मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन था सिमेट्री का। उम्मीद है, मैं अब बंद करना चाहूंगा। उम्मीद है समझ आया होगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो समझ ना आया हो। थ्योरेटिकल पोर्शन था, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है, अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए ठीक है, हम लेक्चर 2 में मिलते हैं। लेक्चर 2 आएगा, हम लोग वहां पर इसे ग्रुप देखेंगे, ग्रुप बनाएंगे इन चीजों को जो हम लोगों ने। अच्छा ऐसे ही आप चाहें तो D5 बना सकते हो, D5 पेंटागन 5 साइड ले लेना, चेक करना, खुद करो यार। D6 ले लेना, चेक करना। और बाकी अच्छा लगा है तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।